आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का संविधान क्यों और कैसे। संविधान का मतलब जो होता है वो होता है लिखित दस्तावेज जिसके हिसाब से कायदे और कानून बनते हैं और उन कायदे कानूनों को फॉलो करके देश या समाज या राष्ट्र या कुछ भी आप कह लो, एक घर की छोटी इकाई भी अगर चलती है तो वो चलती किससे है? वो संविधान से चलती है। अगर हमारे घर के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारे शहर के अंदर अगर कोई कानून नहीं होगा तो जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चल नहीं पाएंगी। चलने को तो छोड़ दीजिए, वो बन भी नहीं पाएंगी। तो पॉलिटिकल साइंस का जो ये पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान को हम समझते हैं हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज दुनिया के अंदर अगर 200 से ज़्यादा देश हैं तो हमारे देश का संविधान को ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है कायदे और कानून का। दूसरी चीज़, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक छोटे से घर की इकाई बिना किसी कायदे कानून के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा देश जो कि दुनिया में आबादी के लिहाज से नंबर 1 है, तो फिर वहाँ अगर व्यवस्थाएं लागू ना हो, कायदे कानून ना हो, किसके पास क्या अधिकार हैं, किसके पास क्या अधिकार नहीं है, किसके क्या कर्तव्य हैं और किसके क्या अधिकार हैं, तो अगर इन चीज़ों के बीच में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगी तो फिर वो राज्य, वो देश कितने दिन चलेगा? मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे भी नहीं। तो संविधान जो है हमारा देश का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, दुनिया के अंदर इसका नाम आता है। हमारे देश का जो संविधान बना ये सन 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। हालांकि ये बन गया था 23 नवंबर 1949 के दिन ही। ये संविधान की जो पूरी कार्रवाई थी, बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, वो लगभग हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि हमारे देश के उस समय के गणमान्य नेतागणों ने ये डिसाइड किया कि हमारा 26 जनवरी से एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो क्यों ना हम जो है इसको लागू करने की तिथि जो है वो 26 जनवरी रखें। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है संविधान को लागू करी, हमारे देश में संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक गणतंत्र बना। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक है हमारा देश। अब आप देखते हैं कि संविधान के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट में रोचक से बताने की कोशिश करूँगा। संविधान जो है हमारा, इसकी जो गवर्निंग बॉडी थी उसको बोला गया संविधान सभा। वो हर प्रांत से, हर राज्य से चुनकर आए थे, उनका एक प्रोसेस था, वो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये संविधान सभा का जब गठन हुआ, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की 2 राष्ट्र की थ्योरी यानी 2 नेशन थ्योरी के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इसके अंदर सदस्य रह गए 299 यानी 299, यानी 299 सदस्यों के द्वारा जो है संविधान की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, संविधान लिखने का पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। गठन जब संविधान सभा का हुआ तो 389 मेंबर हुए। संविधान सभा जब बनी तो 389 बंदे थे जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे, देश के अलग अलग हिस्सों से वो आए थे। लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो इसमें से 100 मेंबर घट के ये कितने रह गए? मतलब मान के चलिए 90 मेंबर घट गए और ये 299 रह गए। हमारा देश का संविधान लिखित है, तो आपका सवाल एक और भी हो सकता है, कोई मौखिक संविधान भी होता है क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल मौखिक संविधान भी होता है। मौखिक संविधान पूरी दुनिया में 2 देश के पास हैं, एक इजराइल और एक ब्रिटेन। ब्रिटेन का उदाहरण आपको हर जगह मिल जाएगा, इजराइल भी इसके अंदर एक देश है जहां पर भी कोई भी लिखित संविधान नहीं है। तो हमारे देश का जो संविधान है उसको बोला जाता है कि ये जो संविधान है ये दुनिया के उस वक्त के जो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान थे, और यानी जो दुनिया की बेस्ट व्यवस्थाएं थी उन सब में से थोड़ा थोड़ा इसने शेयर लिया। इंडिया में जो भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का दस्तावेज था, एक संविधान था उस टाइम गुलाम भारत में। तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है, उसका 75% जो लिखित चीज़ें थी वो हमारे देश के इस संविधान के अंदर थी। 75% यानी टोटली उसको अडॉप्ट किया गया। 75% यानी नगर निगम के चुनाव, लोकल बॉडीज़ के चुनाव कैसे होंगे, वो क्या क्राइटेरिया होगा कि इलेक्शन के अंदर किस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे सिस्टम जनरेट, मतलब कैसे सिस्टम बनेगा, कैसे कितने मतलब संस्थाओं के अधिकार क्या होंगे, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था। 25% इसके अंदर एड ऑन किया गया, मात्र 25% एड ऑन किया गया। इसको जब बनाया गया, संविधान को जब लागू किया गया, तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष थे बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि मात्र 3 या 4 दिन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके स्थायी सदस्य बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बनने के बाद लगभग 2 साल ये प्रक्रिया चली, 2 या ढाई साल प्रक्रिया चली, और उसके बाद जो है
ये संविधान मूर्त रूप से लागू हुआ। अभी संविधान का मैंने आपको बताया कि संविधान के बारे में मैंने एक रफ फिगर आपको दिया। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको, ये मेरी पहले वीडियो है तो इसके अंदर थोड़ी सी कंटिन्यूटी में फ़र्क आपको आ सकता है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कम दिखेगा, बट बी विथ मी, और मैं आपको अगली वीडियो और भी ज़्यादा रोचक बना के भेजूंगा। इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ज़रूरत क्यों है, भारत को संविधान की ज़रूरत क्यों है, या किसी भी प्रजातांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। देखो, संविधान क्या होता है, हमारे संविधान का सिर्फ एक ही फ़र्क है कि ये लोगों की रायशुमारी से बना है, यानी लोगों के कंसेंसस से, लोगों की सलाह से बना है, लोगों के राय से बना हुआ दस्तावेज है ये। इसके अंदर समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, हर वर्ग के कंसर्न, हर वर्ग के जो चिंताएं थी उसको इसके अंदर एड्रेस किया गया है। इसलिए ये पूरा जो है दस्तावेज पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये संविधान ऐसा संविधान नहीं है जैसे किसी राजतंत्र में होता है कि राजा को जो चीज़ पसंद है। फॉर एग्जांपल उत्तर कोरिया में आप देख लीजिए, उत्तर कोरिया कहने को तो डेमोक्रेटिक है, पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी वंशवाद से पीड़ित है। उसके दादा जो अभी मौजूदा शासक हैं, उनके दादा, फिर उनके फादर ने शासन किया, फिर अभी वो हैं। तो वहाँ पर बहुत कुछ एक व्यक्ति के ऊपर मतलब वो चीज़ निर्भर करती है कि उस देश का कायदा कानून क्या होगा। जैसे सुनने में आता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ये भी डिसाइड किया जाता है कि आपके हेयर कट कैसे होने चाहिए, वो राजा डिसाइड करेगा। आपको हमारे जो लीडर्स हैं उनके सामने कितने हद तक झुक के नमस्ते करना है। तो ये जो कायदे कानून है वो एक व्यक्ति बनाता है। लेकिन जो हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए हो गया, इंडिया है, ब्रिटेन है, और भी कई देश हैं, वहाँ पर जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, उसके अंदर लोगों की पूरी भागीदारी होती है। अगर उससे किसी को कोई असंतोष है तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके उसका विरोध कर सकता है। सरकार उसके विरोध को बहुत गौर से सुनती भी है। तो उस समय जो लोकतांत्रिक देश थे उनमें से बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि हमने यूएस से यानी अमेरिका से मौलिक अधिकार का कंसेप्ट अपने संविधान में ऐड ऑन किया। आयरलैंड से हमने सीखा कि राज्य नीति कैसे निर्धारित होती है, राज्य कैसे काम करते हैं, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए अपनी जनता के प्रति, तो ये हमने आयरलैंड से सीखा। और बड़े मजे की बात यह है कि हमने साउथ अफ्रीका से भी सीखा। जी हाँ, साउथ अफ्रीका से हमने सीखा कि संविधान अगर एक बहुत मजबूत किला है तो हर किले की मरम्मत का एक निश्चित समय होता है। एक पीरियड के बाद हर बड़ी इमारत में रंग रोगन और मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ, हमें मरम्मत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं संशोधन। यानी अगर हम संविधान कितना भी मजबूत बना दें, कितने भी लोगों से सलाह ले लें, तो वो उस समय के लिए है जो व्यक्ति उस कालखंड में मौजूद हैं। यानी अगर बात करें तो 389 अगर जो सदस्य हैं संविधान सभा के, वो केवल उस समय की घटनाओं के बारे में, उस समय की स्थितियों के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कौन सी नई चुनौतियां आएंगी, एक राष्ट्र के रूप में भारत को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, तो हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया कि भाई आप संविधान में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं विथ इफेक्ट्स। मौजूदा वक्त की जो हुकूमत होगी, जो सरकार होगी, वो आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए, उस मौजूदा समय की चैलेंजेस को देखते हुए कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड ऑन करने के लिए वो स्वतंत्र है। यानी कि संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया। बहुत सी चीज़ें हम बता सकते हैं कि 1975 में जब संविधान संशोधन हुआ तो सोशलिज्म शब्द हमारा 1975 में हमारे संविधान के अंदर ऐड ऑन हुआ, यानी संविधान में समाजवाद को हमने ऐड ऑन किया। तो इस तरीके से बहुत नंबर ऑफ चेंजेस हैं जो हम समय समय पे ऐड ऑन करते रहते हैं। तो ये अधिकार हमने साउथ अफ्रीका से लिए। कितनी बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका खुद उस समय रंग भेद की नीतियों के विरुद्ध जो है साउथ अफ्रीका की जनता उस समय विद्रोह की स्थिति में थी, पर उस फेल स्टेट्स में भी इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां से वो चीज़ हमने अडॉप्ट की। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था उससे हमने बहुत सी चीज़ें ली। यानी अंग्रेजों ने जो रूल एंड रेगुलेशन की किताब बनाई थी 1935 में, उस किताब में से 75% तो मटेरियल हमें उसी समय मिल गया। बाकी 25% हमने अपने दिमाग से, हमारी अपनी भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए हमने 25% उसमें अलग से ऐड किया। तो संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, वो थे हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का प्रियम्बल लिखा। और इस प्रियम्बल में क्या लिखा उन्होंने कि संविधान का दायरा क्या होगा, संविधान के पिलर्स क्या होंगे, ये सिर्फ निर्धारित करे कौन, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने निर्धारित किया कि किन मूल्यों पे हमारा संविधान की रचना होगी, संविधान कहाँ से कहाँ तक लोगों की जिंदगी में, यानी कायदा और कानून की जो किताब है वो एक आम नागरिक के जीवन में कहाँ तक असर रखेगी, इस बात का डिसीजन जो है हमारी प्रारूप समिति ने किया। तो जैसे कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार,
हैं, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे लोकतांत्रिक देश है भारत, तो लोकतंत्र में भारत के जो नागरिक हैं उनको असीमित अधिकार हैं अपनी बात रखने का, पर उस असीमित के बाद भी एक सीमा है, यानी हमको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि किसी की मान हानि किए बिना, अनर्गल बोने बिना अपनी बात हम रखें। तो लोकतंत्र में कितनी सीमा होनी चाहिए, लोकतंत्र में आज़ादी की कितनी सीमा होनी चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो आपको हमारे संविधान को पढ़ना पड़ेगा। संवैधानिक शक्तियाँ किसके पास कितनी होंगी, किस राज्य और केंद्र के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, राज्य किन बातों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, केंद्र कौन सी बातों को राज्य पे लागू करवा सकता है, इस तरीके से कानून कैसे पास होंगे, एक नागरिक का क्या कर्तव्य है और उसके अधिकार क्या है, ये सारी बातें संविधान के अंदर लिखित रूप से हमारे को मौजूद हैं। और जब भी कभी हमारे देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमें अपने अधिकारों को जानने के लिए, हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाने के लिए सरकार क्या करती है, हमें संविधान की गवाही देती है, हमें संविधान की दुहाई देती है कि देखिए आप ऐसे मत कीजिए, दिस इज रॉन्ग, अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द लॉ। लेकिन उसी तरीके से अगर कभी सरकार भारत के नागरिकों के अधिकारों पे डाका डालती है या अतिक्रमण करती है, तो नागरिक भी संविधान की वही किताब दिखाता है कि देखिए आप हमारे अधिकार क्षेत्र में घुस रहे हैं, आप हमारी निजी जिंदगी में घुस रहे हैं, आप हमारे अधिकारों पे अपना सरकारी हथौड़ा चला रहे हैं। तो दोनों स्थिति में हमें अधिकारों का ज्ञान भी संविधान दिलाता है और हमारे कर्तव्यों का बोध भी संविधान कराता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को समझने में। धन्यवाद।